हर हर महादेव साथियों, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में स्वागत है। आप सुन रहे हैं अर्चना वर्मा की लिखी हुई कहानी वफा। अब हम करेंगे का 10वां भाग। मंडी, हिमाचल प्रदेश। सुबह के 10 बजे। बाजार की भीड़भाड़ से दूर हिमाचल की सुरम्य वादियों के बीच बना हुई लकड़ी का मकान बहुत ही खूबसूरत था। इसके आसपास और कोई घर नहीं था। कॉटेज के चारों ओर काले कपड़ों में प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड हथियारों के साथ मुस्तैदी से अपना काम कर रहे थे। दिसंबर का महीना था। पहाड़ों पर कड़ाके की ठंड पड़ने शुरू हो गई थी। धुंध और कोहरे में लिपटा हुआ कॉटेज बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था। तभी एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज जाकर वहां पर रुकी। उसके पीछे 2 गाड़ी सिक्योरिटी की और भी थी। गाड़ी को देखते ही सिक्योरिटी गार्ड तुरंत हरकत में आए और उनमें से एक ने जाकर गाड़ी का दरवाजा खोला। सर से पांव तक काले सूट में एक रौबदार व्यक्ति, उम्र करीब 40 साल, गाड़ी से बाहर निकला। गार्ड ने एक जोरदार सैल्यूट आदमी को मारा, पर वह आदमी बिना कुछ बोले ही लंबे लंबे डग भरता हुआ कॉटेज के अंदर चला गया। गुड मॉर्निंग सर। अंदर करीब 50 साल की एक महिला, जो कि इस कॉटेज की केयरटेकर लग रही थी, उसने आदमी को गुड मॉर्निंग विश किया। आदमी ने बिना उसके गुड मॉर्निंग का जवाब दिए हुए ही सपाट भाव में पूछा, क्या कंडीशन है माथा? वह औरत तैयार हुई कुछ बताने के लिए। नो सर, वह अपना मुंह खोलने को तैयार ही नहीं है। माथा ने मायूसी से कहा। कहाँ है वह? आदमी ने पूछा। अपने कमरे में। माथा ने कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा। आदमी तेजी से कमरे की ओर बढ़ गया। उसने कमरे का दरवाजा खोला। अंदर करीब 35 साल की औरत खिड़की के पास खड़ी, खिड़की से पहाड़ों का खूबसूरत नज़ारा देख रही थी। दूर बर्फ में लिपटे हुए पहाड़ों पर सूर्योदय हो गया था और बहुत खूबसूरत नज़ारा खिड़की से दिखाई पड़ रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थी, जैसे उगते हुए सूरज की किरणें भी इस औरत के मन में आशा का सवेरा भरने में नाकाम हो रही थी। वो आदमी औरत को देखकर व्यंग से मुस्कुराया। तो फिर क्या सोचा है तुमने? तुम हमें उसका पता नहीं बताओगी? आदमी की आवाज़ सुनकर औरत पीछे मुड़ी। मैं पहले भी तुमसे कह चुकी हूँ कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, औरत ने साफ कहा। अच्छा तो फिर किसको पता है? आदमी व्यंग से बोला। मुझे नहीं पता। औरत ने तो जैसे साफ सोच रखा था कि वह इस आदमी की किसी भी सवाल का जवाब नहीं देगी। कमाल की बात है, तुम्हें पता ही नहीं, उसे पता ही नहीं, तो फिर किसको पता है? वह पूरी दुनिया की खाक छान रहा है सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ढूंढने के लिए, ताकि वह तुम्हारे थ्रू उसका पता जान सके। और उसके वहां पहुंचने से पहले मैं उसका पता जानना चाहता हूं, क्योंकि वही हमारे सारे तालों की चाबी है। और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुमने उसे कहीं छुपा रखा है। तुम रानावत को बेवकूफ़ बना सकती हो कि तुमने उसे अपने साथ साथ मार दिया है, पर तुम जिंदा हो, ये बात सिर्फ मैं जानता हूँ। लेकिन वह भी जिंदा है, ये बात सिर्फ तुम जानती हो। अच्छा होगा कि तुम हमें उसका पता बता दो, वरना हमें तुम्हारे मुंह से उसका पता निकलवाने के और भी तरीके पता है। आदमी ने कहा। मेरा यकीन करो, अगर वह जिंदा है तो इस खबर को सुनकर मुझसे ज़्यादा खुशी किसी को नहीं होगी। औरत धीरे से बोली। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि तुम्हारा उस मासूम पर इतना इंटरेस्ट क्यों है? औरत ने पूछा। जवाब में आदमी मुस्कुराया। बता तो चुका ही हूँ, जिस तरह रानी में पद्मावती की जान तोते में थी, उसी तरह से रानावत की जान उसमें मैना के अंदर है। और इस टाइम रानावत दुनिया के गिने चुने अमीरों में से एक है। मैंने तो तुम्हें साफ साफ कह दिया है, मुझसे शादी कर लो और उस मैना का पता मुझे बता दो। वादा करता हूँ तुमसे एक अच्छा पति और एक अच्छा पिता बनकर दिखाऊंगा। उस रानावत की तरह तो बिल्कुल नहीं। आदमी औरत के नजदीक होता हुआ बोला। दूर रहो मुझसे, मैं पहले ही कह चुकी हूँ तुमसे इस तरह के सपने देखना छोड़ दो। मैं मर जाऊंगी, लेकिन तुमसे शादी नहीं करूंगी। और रही बात रानावत की, तो तुम चाहे लाख कोशिश कर लो, तुम उसकी तरह कभी बन भी नहीं सकते। औरत नफरत से बोली। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। जानती हो, तुम जितना उससे प्यार करती हो, उतना ही वो तुमसे नफरत करता है। उसकी नफरत भी मेरे लिए मेरे प्यार का इनाम ही है, जो कि तुम कभी भी नहीं समझ सकते। औरत ने कहा। ठीक है तो फिर ये देख लो,
अगर तुमने 10 दिनों के अंदर मुझे उसका पता नहीं बताया तो फिर इसके साथ क्या होगा तुम सोच भी नहीं सकती हो। आदमी ने कुछ फोटोग्राफ्स औरत की ओर उछाल दिया और बाहर की ओर निकलने लगा। दरवाजे के पास पहुंचकर वह पीछे मुड़ा और वार्निंग देने वाले लहजे में उंगली दिखाते हुए बोला, 10 दिन। 10 दिन के बाद इन सब की मौत का जिम्मेदार तुम होगी। तेजी से डग भरता हुआ आदमी कॉटेज के बाहर निकला और गाड़ी में बैठकर निकल गया। उसके पीछे पीछे सिक्योरिटी की दोनों गाड़ियां भी वैसे ही निकल गई जैसे कि आई थी। औरत ने तेजी से उन फोटोग्राफ्स को उठाया और सीने से लगा लिया। ये फोटोग्राफ्स रणविजय के साथ साथ ईशानी और उसकी 3 साल की छोटी सी बेटी शिवी के थे। रणविजय और शिवी के फोटो पर क्रॉस का निशान बनाया हुआ था। कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं क्या करूं? किसको बचाऊं? अपने प्यार को या अपने प्यार की निशानी को? ईशानी बेबसी से रो पड़ी, अपनों को खो देने के डर से, कुछ भी ना कर पाने की बेचैनी से। दर्द की एक लहर ने ईशानी के दिल को अपनी चपेट में ले लिया था। शायद इसी दिल के दर्द को अमेरिका में रणविजय ने भी महसूस किया था। राजपूताना पैलेस, न्यूयॉर्क, अमेरिका। अपनी यादों के भंवर में झूलते हुए रणविजय का जब दर्द बर्दाश्त के बाहर हो गया तो अपनी बेटी की गुड़िया सीने से लगाए रणविजय बेहोश होकर गिर गया। बेहोशी के आलम में उसके मुंह से निकला था, ईशानी, जिंदगी। उसे बेहोश होते देख आदित्य और शिवम बुरी तरह से घबरा गए। शिवम, फास्ट, पानी लाओ, आदित्य ने शिवम से कहा। शिवम तेजी से पानी का जग लेकर आया। दोनों ने रणविजय के चेहरे पर पानी के छींटे मारे, लेकिन रणविजय के शरीर में कोई भी हरकत नहीं हुई। शिवम ने रणविजय की नब्ज चेक की। उसकी पल्स रेट भी बहुत लो जा रही थी। चाचू, इनका पल्स रेट बहुत लो है, शिवम ने घबराते हुए बताया। आदित्य ने रणविजय के कोट के बटन खोल दिए। इसकी धड़कन भी बहुत धीमी चल रही है। आदित्य परेशान हो उठा। शिवम ने रणविजय के जूते उतारकर उसके पैरों के तलवों को मलना शुरू किया। आदित्य उसकी हथेली को मल रहा था। शिवम, डॉक्टर को फोन लगाओ, फास्ट। किसी भी तरीके से रणविजय को होश में न आता हुआ देखकर आदित्य घबरा रहा था और शिवम की हालत तो उससे भी बुरी हो रही थी। कितनी बार मना किया है ना, स्ट्रेस मत लो, इतना स्ट्रेस मत लो, लेकिन तुम मेरी बात कभी नहीं सुनते। आदित्य घबराते हुए रणविजय की हथेली को मल रहा था और साथ में बोलता भी जा रहा था। इन दोनों की घबराई हुई आवाज सुनकर तब तक घर के नौकर भी जमा हो गए थे। कौन थी यह औरत और क्या हुआ है रणविजय को? जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक। तब तक चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।